कोको कार्टून। शर्मा जी ने अपने छोटे बेटे रमेश की शादी अपने दोस्त की बेटी सुचिता से करके अपने घर लाए, जबकि सुचिता की शादी शर्मा जी के बड़े बेटे जय से होने वाली थी। लेकिन जय के पास कोई नौकरी नहीं थी और वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था, जिसके कारण सुचिता के पिताजी ने सुचिता की शादी शर्मा जी के छोटे बेटे रमेश से कर दी। कितनी सुंदर बहू लाए हैं आप। इतनी सुंदर बहू तो पूरे मोहल्ले में नहीं है। मेरी बहू को देखकर सारे मोहल्ले वालों की बोलती बंद हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो रमेश की माँ। वाकई में मेरे दोस्त ने अपने चांद के टुकड़े को मेरे हवाले कर दिया है। तुम्हें पता है सुचिता, मैं हमेशा रात को सोते वक्त चांद को देखता था और सोचता था कि काश कभी चांद मेरे घर आए, और देखो आज भगवान ने चांद को खुद मेरे पास भेज दिया है। लगता है आपको तो मेरा दिल जीतने का तरीका मालूम है, इसलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप आज इस चांद को अपने प्यार के रंग से रंगेंगे? रमेश हंसने लगता है और प्यार की गहराइयों में गोते लगाने लगता है। लेकिन जय इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो छुपकर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। सुचिता जरा संभल के, तुम्हारी शादी तो मेरे छोटे भाई से हो गई है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुचिता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे संभलने की क्या जरूरत है? मुझे तो संभालने के लिए आपकी मजबूत बॉडी है ना। ये बॉडी ऐसे ही नहीं बन गई है, इसके लिए जिम में घंटों मेहनत करना पड़ता है, भारी भारी सामान उठाना पड़ता है। तो क्या हुआ, थोड़ा मैं भी तो देखूं कि आप कितना भारी सामान उठा सकते हैं। अच्छा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ही उठा देता हूँ। इतना कहकर जय सुचिता को उठा लेता है। वाह जी, आप तो सही में बहुत मजबूत हैं। जरा ये बॉडी अपने छोटे भाई को भी बनाने के लिए कह दीजिए और मुझे नीचे उतारिए, नहीं तो कहीं आपके भाई ने देख लिया तो आपको मार खाना ना पड़े। मैं तो खूबसूरत लड़कियों के लिए हमेशा मार खाने के लिए तैयार रहता हूँ। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और उनको एक साथ देख लेता है। अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये देखिए, आपके भाई साहब जबरदस्ती मुझे उठा रहे हैं। रमेश सुचिता की बात सुनकर गुस्से में अपने भाई को कहता है, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी पत्नी है, आपकी नहीं। मैंने माना कि इसकी शादी आपसे होने वाली थी, लेकिन अब इसकी शादी मेरे साथ हुई है। जय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों देवर जी आज बड़े उदास दिख रहे हैं? लगता है मुझसे गुस्सा हैं। तुम मुझसे बात मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारा देवर नहीं जेठ हूँ। वो तो है, लेकिन मैंने आपको आज से देवर ही मान लिया है, क्योंकि आपकी शादी तो अभी तक हुई नहीं है और मुझे भी घर में एक देवर की जरूरत है जिसके साथ मैं अपनी सारी खुशियाँ बांट सकूं। आप मेरे देवर बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको वो सब कुछ दे सकती हूँ जो मैं अभी आपके भाई को दे रही हूँ। वाह मेरी प्यारी भाभी, मैं तो कब से यही चाह रहा था कि कोई मुझे भी वो सब दे जो मैं चाहता हूँ। एक बात आज से सबके सामने, मैं तुम्हारा जेठ और अकेले में देवर भाभी या कहो मियाँ बीबी। सुचिता, आज मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों जी, ऐसा क्यों? आज रात को मुझे एक क्लाइंट के साथ दूसरे शहर में जाना है, वहाँ कुछ जरूरी काम है, बस इसीलिए। तब तो लगता है आज रात मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा। आज सो जाओ मेरी जान, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊंगा। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सारी बातें जय अपने कमरे से सुन रहा था और रमेश के जाते ही जय तुरंत सुचिता के पास आता है। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है, मेरा भाई घर से बाहर है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में। अच्छा जी, ये बात है, तो लगता है कि आज मुझे रात भर सच में नहीं सोना पड़ेगा। रात में सुचिता अपना बिस्तर लगा रही थी, तभी जय चुपके से उसके कमरे में जाता है। क्यों मेरी जान, लगता है आज रात की तैयारी कर रही हो। हाँ, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आज आप जो मेरे साथ सोएंगे। इतना कहकर सुचिता और जय एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश घर से जब भी जाता तो जय सुचिता के कमरे में चुपके से आ जाता और दोनों मिलकर खूब मजे करते। एक दिन रमेश जय को सुचिता को छेड़ते हुए देख लेता है और अपने भाई पर बहुत गुस्सा करता है। सुचिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
और ये मेरा भाई मुझे तुमसे प्यार करने नहीं देता है। मैं अपने भाई से परेशान हो चुका हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे जान से मार डालता। तुम ठीक कह रहे हो, वो मुझ पर भी शक करने लगा है। उसे हमारे प्यार के रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन ये होगा कैसे? इसका हल है मेरे पास। ये लो दवाई और कल सुबह तुम उसे ऑफिस जाने से पहले पिला देना। इस दवाई का असर आधे घंटे के बाद होता है और उसे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है। इस दवाई का असर आधे घंटे में शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में वह रास्ते पर गिर जाएगा। उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वह मर जाएगा। उसके बाद हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और हम दोनों मिलकर बिना किसी रोक टोक के प्यार कर पाएंगे। जय बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि सुचिता ने उसको बताया था। वो रमेश के खाने में सुचिता की दी हुई दवाई मिला देता है और उसे खिला देता है। रमेश इन सब बातों से अनजान वो खाना खाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। दवाई के असर के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। शर्मा जी के घर में मातम छाया हुआ था। रमेश के मौत से सब दुखी थे, जय और सुचिता को छोड़कर। शर्मा जी जय और सुचिता को खुश देखकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन घर में मातम होने के कारण वो अपने आप को समझा लेते हैं। एक दिन जय चुपके से सुचिता के कमरे की ओर जा रहा होता है। तभी शर्मा जी उसे देख लेते हैं। इसके बाद उनका शक यकीन में बदल जाता है। उधर जय और सुचिता कमरे में एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। तभी अचानक से शर्मा जी उस कमरे में चले जाते हैं। जय, ये तुम क्या कर रहे हो? सुचिता तुरंत रोने लगती है और कहती है, देखिए ना बाबूजी, जेठ जी मुझे डराते हैं और कहते हैं कि अगर मैं इनसे प्यार नहीं करूंगी तो ये मुझे जान से मार देंगे। शर्मा जी जय को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, नालायक, तू इतना गिर गया जो अपने छोटे भाई की बीबी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए कह रहा है। निकल जा इस कमरे से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आइंदा इस कमरे और बहू के आसपास भी नजर आया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। जय चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। सुचिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता, लेकिन मेरे घर वाले मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि मैं तुमसे अलग होकर मर जाऊंगा। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते और मरे तुम्हारे दुश्मन तुम क्यों मरना चाहते हो? तो मैं क्या करूं? मुझसे अब तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। पहले तुम अपना दिमाग को शांत करो और मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहे तो हमें अपने रास्ते के कांटे को हटाना पड़ेगा। वो कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास। ये लो दवाई और कल सुबह बाबूजी के टहलने जाने से पहले पिला देना। तुम्हें तो पता है कि इसका असर धीरे धीरे होता है। एक बार इसका असर हो जाएगा तो वो टहलते हुए छत से नीचे गिर जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वो मेरी जान, क्या उपाय बताया है तुमने? और इसके साथ ही हमारा मिलन हो जाएगा। जय सुचिता के कहे अनुसार अपने पिताजी को सुबह टहलने जाने से पहले ही उनको वो दवाई दे देता है और वो दोनों मिलकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद छत से चीखने की आवाज आती है। सब लोग तुरंत बाहर जाते हैं तो देखते हैं शर्मा जी छत से गिरकर मर चुके हैं। घर में फिर से मातम छा जाता है। सब लोग उदास होते हैं, लेकिन सुचिता और जय खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो चुका था। जय की माँ रात में सोने के लिए लेटी होती है। तभी सुचिता उनके पास जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जेठ जी मुझे अपने कमरे में सोने के लिए बुला रहे हैं और जब मैंने मना किया तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। शायद आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन जब मैंने उनको आपके बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि आप बूढ़ी हो गई हैं। तुम चिंता मत करो बहू, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बोलिए राधा जी, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, इस नीच और गिरे हुए इंसान को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन क्यों? क्या गुनाह किया है इसने? इंस्पेक्टर साहब, ये गिरा हुआ इंसान मेरी गंगा सी पवित्र बहू पर गंदी नजर डालता है और इसे अपने कमरे में सोने के लिए बुलाता है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर जय को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। बहू, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ।
ठीक है माँ जी, लेकिन आप अचानक से जा रही हैं। हाँ बहू, मेरा मायके में मेरे भाई के बेटी की शादी है और उन लोगों ने कल फोन करके बहुत जिद किया है, तो मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आपको स्टेशन पर छोड़ देती हूँ। इतना कहकर राधा जी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुचिता किसी को फोन करती है। सुनो मेरी जान, हमें कुछ दिनों तक छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ जी अपने मायके गई है। तुम आज रात में आ जाना। ठीक है डार्लिंग। रात को एक आदमी सुचिता के पास आता है। आ गए तुम? यस डार्लिंग, तुम बुलाओ और मैं ना आओ। अमर, अब हम कुछ दिनों तक आजाद परिंदे हैं। इन दिनों में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और अब कुछ दिनों के बाद हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा। कितनी चतुराई से तुम इन लोगों को बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरी जान। अभी ये बातें हो ही रही थी कि राधा जी वहाँ आ गई। बहू, कौन है ये आदमी और तुम इतनी रात को इस अनजान आदमी के साथ क्या कर रही हो? चुप कर बुढ़िया, ये कोई अनजान नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार है, और अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें भी तुम्हारे पति और बेटे के पास भेज दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरे पति और बेटे को मारा है? हाँ मैंने ही मारा है उन दोनों को, तुम्हारे बेटे से उनके खाने पीने के सामान में दवाई मिलाकर, और अगर तुम ज्यादा चिल्लाई तो तुझे बिना दवाई के ही मार दूंगी। तुमने अपने सुहाग को ही मार डाला। अगर तुम्हें उसे मारना ही था तो तुमने उससे शादी क्यों किया? ये तो मेरी मजबूरी थी उससे शादी करना, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती तो मेरे पिताजी मुझे अपने जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते, जिसके कारण मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करना पड़ा। और वैसे भी तुम तो कुछ दिनों की मेहमान हो, उसके बाद ये सारी जायदाद की मालकिन तो मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक बेटा तो जेल में है और दूसरा भगवान के पास। इतना कहकर सुचिता हंसने लगी। और हाँ सुन बुढ़िया, अगर ये सारी बात किसी को पता चला तो तू भी भगवान के पास नजर आएगी। भगवान के पास नहीं, जेल जाना पड़ेगा तुम्हें बहुरानी। पुलिस की बात सुनकर सुचिता डर गई। तुमने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। मेरे गुरु यानी अपने ससुर को मार डाला। मुझे जब उनकी मौत का पता चला तभी मैं समझ गया था कि इसके पीछे कोई साजिश है, और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने तुम्हारे पिताजी से जायदाद के बारे में सारी सच्चाई जाना। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने ही जानबूझकर राधा जी को घर से बाहर जाने को कहा, और तुम मेरे जाल में फंस गई। और देखो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। तुमने ऐसो आराम की जिंदगी बहुत जी ली। अब तुम दोनों जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेरे पास गवाह और सबूत दोनों है। तो तुम जेल जाने की तैयारी कर लो।